आपने राजनीतिक रूप से राजस्थान में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आपने तीसरे विकल्प को चुना और उसके सिंबल पर आप जीत कर भी आए हैं। तो क्या देखते हैं आरएलपी का और हनुमान बेनीवाल का जो वर्चस्व भविष्य और राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे की ताकत? तीसरे मोर्चे की डिमांड भी थी और लोकतंत्र के अंदर जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो जनता को उसके लिए सहूलियत होती है, जनता की उसमें सुनवाई होती है। अपन कोई भी क्षेत्र देखते हैं, जिन क्षेत्रों में 5-5 बार 7-7 बार नेता लगातार जीतते रहे हैं, वहाँ पिछड़ापन ज़्यादा है, क्योंकि उनको कभी किसी ने चुनौती नहीं दी। इसी तरह जिन जिन क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रीय दल नहीं थे, उन स्टेट के अंदर पिछड़ापन ज़्यादा है। जहाँ क्षेत्रीय दल शुरुआत में ही खड़े हो गए तो वहाँ पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को भी कुछ न कुछ करना पड़ा। नमस्कार साथियों, आज हमारे इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में आए हैं श्री भागीरथ जी नैण साहब, जो जोधपुर से हैं और सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहते हैं। और जब मैं सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला में आया तब से आप हमारे अच्छे सलाहकार, स्नेह, सहयोगी रहे हैं। खूब सारे साथ साथ कार्यक्रम भी किए हैं। सर, आपका जेवीपी मीडिया में बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन है। जीवन की बहुत सारी सफलताओं के माध्यम होते हैं, सफलताओं के पैमाने होते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति के जीवन की क्या सफलता मानते हैं? सफलता वैसे अपने हर आदमी की एक अलग अलग सफलता की परिभाषा होती है, लेकिन मेरे अनुसार आदमी का जीवन सफल उसी का है जो दूसरे लोगों के लिए, अपने कम से कम पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के दूसरे लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और बड़े स्तर पर अपन कहे तो मानवता के लिए कुछ ऐसा कर जाए जिससे उन सबको फ़ायदा हो या आने वाले समय में वो चीज़ें उसके लिए उपयोगी बने। वो आदमी का जीवन सफल होता है। बिल्कुल सर, किस तरीके से मारवाड़ की अभाऊ रेतीली धोरों की जीवन शैली से लेकर जयपुर और देश की आपने यात्राएं की है, हरिद्वार में अखिल भारतीय जाट धर्मशाला का निर्माण जैसा विजनरी काम किया है, किस तरीके का प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ और सामाजिक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते गए? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं। पिछले 20-25 साल में हमने देखा है, जब ये जो संचार क्रांति आई है, उदारीकरण हुआ, उसके बाद हर क्षेत्र के अंदर लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन वो उनका संघर्ष गांव से लेकर के ब्लॉक और तहसील या ज़्यादा से ज़्यादा जिला मुख्यालय तक पहुंच करके थक गया। लेकिन आपने ये बहुत क्रांतिकारी काम किया है कि राजधानी के अंदर इतना बड़ा इधर ये पॉडकास्ट स्टूडियो भी बनाया है, और इसके साथ साथ आप बहुत तरीके की अलग अलग जो सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट से लेकर के इवेंट से लेकर के सारी, जैसे किसी तरह के आदमी को ये कैसे आदमी बनाया जाए, उसके लिए जो आपने ये जो सारा बहुत बड़ा राजधानी के अंदर जो सेटअप बनाया है, उसके लिए आपको बधाई है कि आपने ग्रामीण क्षेत्र से निकलने वाले पहले व्यक्ति है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हरिराम जी किवाड़ा साहब, जो मेरी जानकारी में हमें सैकड़ों लोग मिले और सैकड़ों लोगों को जानते हैं जिनका एम यही था कि कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन वो उनको न संसाधन मिले, न कुछ के उद्देश्य बदलते गए। लेकिन हरिराम जी ने जयपुर के अंदर ये जो सेटअप किया है, ये उन लोगों के लिए अनुकरणीय है जो आज प्रयास करते हैं किसी न किसी सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू के हम राजधानी तक पहुँचे। जहाँ तक बात है, आपने पूछा कि किस तरह का अभी जो हमने देखा पिछले काल में, तो अभी बहुत आसान हो गया है। आज से 20 साल पहले किसी चीज़ को पहुंचाने के लिए या किसी सूचना को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी, समय लगता था। लेकिन आज ये सोशल मीडिया और जो एआई का ज़माना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, इसने बहुत आसान बना दिया कि आदमी अपनी कम संसाधन के अंदर और कम समय के अंदर अपनी वो बात बड़े स्तर तक लोगों तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये काम करने वाले लोगों के लिए अब और भी ज़्यादा आसानी हो गई है। जिस तरीके से आपका प्रारंभिक जीवन बचपन गांव से, एक परिचय जो आपका मूल रूप से गांव से फिर तहसील से और आगे बढ़े, उसकी एक प्रारंभिक यात्रा के बारे में। मेरा मूल गांव जैतियावास है, जोधपुर के बावड़ी तहसील में। फिर मैंने पढ़ाई की सरकारी स्कूल से, बावड़ी से सीनियर सेकेंडरी से, फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर
कोटा यूनिवर्सिटी से मैंने BJMC की, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर। और हमने सोशल मीडिया, पहले मीडिया था, सोशल मीडिया नहीं था, तब हमने अखबारों के माध्यम से, और जो 1999 में जो जाट आरक्षण आंदोलन चला था OBC का, जाट विश्नोई मेव कायम खानी, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर उसके आरक्षण की अलग जगह थी और लोगों को उसके लिए प्रेरित किया था। और तब से लेकर अभी तक हमने हमारे काम के साथ साथ ये जो सामाजिक कार्य है इनके साथ आगे जुड़ते गए। और उस आरक्षण आंदोलन की सफलता के बाद भी हमने बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के अंदर और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है और अभी भी अनवरत जारी है। सामाजिक तौर पर अभी क्या क्या दायित्व है किस किस संस्था में आपके पास? अभी मैं अखिल भारतीय जाट धर्मशाला ट्रस्ट हरिद्वार का सेक्रेटरी हूँ, और पॉलिटिक्स के अंदर मैं अभी RLP से पंचायत समिति सदस्य वावड़ी हूँ, और मैं करीब 2-3 दर्जन जाट समाज की संस्थाओं का आजीवन सदस्य हूँ। और जाट विश्राम स्थली पुष्कर के निर्माण में हमने काफ़ी धरातल पर काम किया था। उसके अलावा जोधपुर के अंदर हमने छात्रावास, रामगढ़ी छात्रावास, किसान छात्रावास, उनके निर्माण के अंदर भी हमने धरातल पर काम किया था, और उनको बिल्डिंग बना करके और सैकड़ों स्टूडेंट्सों को रहने के लिए बना करके उसको मूर्त रूप दिया। सामाजिक कार्य करना बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन जब ये हॉबी बन जाती है तो उन चुनौतियों को अपन अवसरों में बदलते हैं, वो काम आपने करके दिखाया है। इसके साथ साथ सामाजिक जीवन में आने वाली चुनौतियों को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके की चुनौतियां आती हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोशल लाइफ में जाना चाहते हैं? हाँ, सोशल लाइफ में जाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सोशल वर्कर के साथ साथ ऐसा कोई आपका आर्थिक जो सोर्स है वो भी एक मजबूत होना चाहिए। आर्थिक मजबूती के बिना आप सोशल लाइफ में न तो आप जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं, सही। और न उसका कुछ इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जी। अगर आपके पास कुछ करने के लिए है तो दूसरे लोग भी आपके साथ आएंगे। बिल्कुल। अगर आपके पास अगर जीरो है, जीरो से आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें संभव नहीं है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाए, आपने जितने भी लोग, कुछ लोग NGO बना करके सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, कुछ मीडिया के जरिए करना चाहते हैं, कुछ दूसरा करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक संसाधन आपके पास होंगे तभी आपको दूसरा सपोर्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ आप अगर राजनीतिक रूप से भी अगर आप सोशल वर्कर के साथ साथ जुड़ते रहते हैं, तो पॉलिटिक्स एक बड़ा जरिया है कि लोगों का सामाजिक रूप वर्कर के लिए, तो एक सोशल वर्कर के लिए तो एक सीमित दायरा होता है कि वो आदमी के लिए क्या ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल प्लेटफार्म के साथ साथ अगर पॉलिटिक्स प्लेटफार्म आपके साथ है तो वो दोनों मिलकर के आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने राजनीतिक रूप से राजस्थान में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आपने तीसरे विकल्प को चुना और उसमें उसके सिंबल पर आप जीत कर भी आए हैं। तो क्या देखते हैं RLP का और हनुमान बेनीवाल का जो वर्चस्व, भविष्य और राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे की ताकत? तीसरे मोर्चे की डिमांड भी थी, और लोकतंत्र के अंदर जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो जनता को उसके लिए सहूलियत होती है, जनता की उसमें सुनवाई होती है। अपन कोई भी क्षेत्र देखते हैं, जिन क्षेत्रों में 5-5 बार 7-7 बार नेता लगातार जीतते रहे हैं, वहाँ पिछड़ापन ज़्यादा है, क्योंकि उनको कभी किसी ने चुनौती नहीं दी। आदमी कोई कहे कि मैं आपके लिए 10% काम करूँगा, और उसके सामने आकर के कोई खड़ा होकर के कह दे कि मैं आपके लिए 20% काम करूँगा, तो पब्लिक 20% वाले के साथ जाएगी। तो जो ये लगातार जीतने वाले थे, या जनता ने जहाँ चेंज नहीं किया, या कोई ऐसा उनके अपोजिशन में कुछ आया नहीं, तो वहाँ पिछड़ापन ज़्यादा रहा। इसी तरह जिन जिन क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रीय दल नहीं थे, उन स्टेट के अंदर पिछड़ापन ज़्यादा है। जहाँ क्षेत्रीय दल शुरुआत में ही खड़े हो गए, तो वहाँ पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को भी कुछ न कुछ करना पड़ा। और इसका उदाहरण दक्षिण भारत है। अपन राजस्थान में अगर देखें, हालांकि अभी तीसरा मोर्चा यहाँ कोई ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं है, 2-4 सीटों से जीतने से, या अधिकतम 3-4 सीटें तीसरे मोर्चे के रूप में जीती है। उससे पहले बहुत सारी सीटें 40-40, 45-45 तक जीते थे, लेकिन वो उसी पार्टियों के A या B पार्ट होते थे, और वो जीतने के बाद वापस उसमें विलय हो जाते थे। लेकिन जब अपोजिशन में खड़ा रहने वाले जब पार्टियां बनी हैं, जैसे RLP बनी है, हनुमान जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, तो उसका फ़ायदा राजस्थान की जनता को कहीं न कहीं मिला है। उन्होंने कर्ज माफ़ी का मुद्दा उठाया है, तो पहली बार राजस्थान के अंदर सोसाइटी के सहकारी ऋण करीब 15-20 हज़ार करोड़ रुपये माफ़ हुए थे। छोटे बैंकों के जो छोटे कर्ज थे वो माफ़ हुए थे। टोल मुक्त की बात की थी, तो कुछ समय के लिए ही सही स्टे टोल हुआ था।
बिजली फ्री की बात की थी, हालांकि पूरी बिजली फ्री की बात की थी, लेकिन सरकार ने कुछ सब्सिडी देनी शुरू की। और भी दूसरे जो एजुकेशन की है, जो हेल्थ की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो भी बात तीसरा मोर्चा जब बात उठाता है तो स्थापित दलों को भी उसके बारे में कुछ न कुछ करने के लिए, सोचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और उनको करना पड़ता है। जितना तीसरा मोर्चा उठाता है उतना पूरा नहीं करे तो भी अगर उसका 1/3 करे या उसका 50% भी करे तो उसका लाभ कहीं न कहीं निश्चित रूप से जनता को मिलता है। एक बेरोजगारी का भत्ता का मुद्दा था, तो 10,000 भत्ते की मांग थी, लेकिन उन्होंने 3500 तो दिए ही है। एक बेरोजगार के लिए 3500 रुपये मंथली मिलना बहुत मायने रखता है। उसका मैं तो वही बेरोजगार बता सकता है जो एक चाय और पार्ले जी में अपना पूरा दिन निकालता है। किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो राजनीतिक की परिदृश्य राजस्थान का है और सामाजिक तौर पर भी जो ओबीसी के वर्गीकरण की बातें हो रही है, आप तो ओबीसी मूवमेंट को देखा 1999 का, वो दौर कैसा था जब अपने लोग आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर रहे थे और रिजर्वेशन दिला रहे थे। रिजर्वेशन उनके लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे। अभी बहुत सारी मांग उठती है कि भाई रिजर्वेशन का आधार है वो आर्थिक आधार होना चाहिए, जबकि संविधान सभा की जो मूल भावना थी वो थी कि एक सामाजिक पिछड़ापन दूर हो। अपन आज भी देखते हैं गाँवों के अंदर जहाँ पिछड़ी जातियों के या SC ST के लोग होते हैं, कितने ही बड़े पद पर पहुँचे हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं उनके प्रति जो समाज की भावना है, जो अपने जो परंपरा से जो चली आ रही है, वो कहीं न कहीं उनको दोयम दर्जे का मानती है। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी था। अभी ये जो वर्गीकरण वगैरह है तो उसके लिए तो एक राजनीतिक पार्टियों को द्वेष भावना के बजाय वास्तविक रूप से कौन किस कैटेगरी में बैठता है या किसकी जनसंख्या कितनी ज़्यादा है या कम है, उसको एक फार्मूला बना करके अगर वर्गीकरण करें तो निश्चित रूप से उसका उसी वर्ग के अंदर या जो पिछड़े लोग हैं उनके भी अंतिम आदमी तक उसका फायदा पहुंचेगा। अपने व्यक्तिगत, संस्थागत और सामाजिक राजनीतिक जीवन में किन लोगों को आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं जिन्होंने जीवन के अलग अलग मोड़ पर आपका मार्गदर्शन किया? प्रेरणा स्रोत तो हर क्षेत्र का अलग अलग हो जाता है। कहीं भी अपन देखते हैं किसी आदमी ने कोई, अगर रास्ते चलते भी ऐसा कोई आम आदमी है और उसने कोई ऐसा क्रांतिकारी काम कर दिया है तो उससे भी प्रेरणा ली जा सकती है। लेकिन जब वैचारिक रूप से अपन देखें तो उस भारत में और विशेषकर युवा वर्ग के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने जो विचारधारा बनाई थी और जो एक सोच उन्होंने डेवलप की थी, वो सोच हर आदमी को प्रेरित करती है। और उसके साथ साथ जो चौधरी चरण सिंह ने किसान पॉलिटिक्स और गांव देहात के लिए चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम ने जो मुद्दे उठाए थे और जो बातें की थी और जो एक आइडियोलॉजी दी थी लोगों को, वो आज भी ज़रूरी है। मेरे प्रेरणा लेने के साथ साथ हर आदमी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज पॉलिटिक्स के मायने बदल गए हैं। लोग केवल फिरने को और रीलों को और सोशल मीडिया को और ये जो गाड़ियों के काफिलों को और इसको ही इन्होंने मजबूती मान लिया है, जबकि मजबूती तो ये होती है कि उस आदमी ने उस वर्ग के लिए या आम आदमी के लिए क्या किया। सर छोटू राम ने पूरे उत्तर भारत के अंदर जो आज ज़मीनें किसानों के पास जो भी है और ज़मीनें जो आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा जरिया है, तो वो सर छोटू राम की देन है। तो अपने को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमने सर छोटू राम को वोट दिए थे, उनका समर्थन किया था, तो उन्होंने हमें क्या दिया, हम आज के नेताओं को वोट दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वो आज क्या दे रहे हैं। तो ये वैचारिक रूप से और धरातल पर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बदल गए। तो अपने को, युवा पीढ़ी को और विशेषकर गांव देहात के आदमी को ये देखना है कि इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, मुद्दे वापस आए और ये जो पैमाना हमने जो राजनीति का या नेता का बड़ा बनने का या जो पैमाना एक नैरेटिव बनाया है उसको बदला जाए और उसको धरातल पर कौन क्या कार्य कर रहा है उसको देख करके उसको सपोर्ट किया जाए। एक सर, आपने अखिल भारतीय जाट धर्मशाला हरिद्वार बनाई है, उस धर्मशाला के बारे में बताएं, क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके की हरिद्वार निर्माण विकास की कहानी है? वो हमने 3-1 साल पहले कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। ज़मीन तो 4-5 साल पहले ले ली थी, कंस्ट्रक्शन 3 साल पहले शुरू किया था। 30 रूम बन गए हैं, अभी टोटल 50 रूम बनेंगे। 30 रूम बना करके हमने शुरू कर दिया है। हरिद्वार आध्यात्मिक रूप से भारत का सबसे बड़ा शहर है और उसका अपना आध्यात्मिक महत्व है। ये केवल हरिद्वार अस्थि विसर्जन का ही जगह नहीं है, उसके अलावा भी हरिद्वार का जो वातावरण है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ की जो हवा है, वो आध्यात्मिक रूप से पूरे देश में ऐसी कहीं नहीं है। हरिद्वार का जो पानी है, जो गंगोत्री यमुनोत्री से जो निकलता मूल रूप से,
उसका पीएच लेवल 9 के आसपास होता है, मतलब उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि वो आगे आते आते दूषित हो जाता है, फिर वो खराब हो जाता है। तो हरिद्वार गंगा है, ये केवल एक धार्मिक नहीं है, ये पूरे भारत की एक आर्थिक लाइफलाइन भी है। उसके इर्द गिर्द पूरा भारत है, और जो भी नदियाँ निकलती है उनके आसपास पूरी अर्थव्यवस्था चलती है और सारी इकोनॉमी चलती है। तो केवल हमने को हरिद्वार को एक अस्थि विसर्जन का केंद्र नहीं मान करके, एक आध्यात्मिक केंद्र मान करके हर आदमी को जाना चाहिए, ताकि आप जाएंगे कहीं बाहर जाएंगे तो एक जीवन का उद्देश्य पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि हर आदमी का अंतिम समय होता है। तो वो आदमी, जब इसको आदमी को ये पता चलेगा कि हर आदमी का अंतिम समय होता है, तो आदमी वो गलत कम करेगा और सही की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। तो धर्मशाला में क्या क्या सुविधाएं अभी है? धर्मशाला में एसी रूम है, करीब 25 एसी रूम है, अटैच लेट बाथरूम है, एक कॉमन हॉल भी है। सहयोग से बना है? हाँ, सारा जन सहयोग से बना है, लगभग मारवाड़ का ज़्यादातर सहयोग है। हालांकि ट्रस्ट अखिल भारतीय जाट धर्मशाला ट्रस्ट है, लेकिन जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली 4 जिलों का 99% उसमें कंट्रीब्यूट है, और अभी उसके अंदर सारी फैसिलिटी है। आपने उसके सहयोगी लोगों का बड़ा अच्छा सम्मान समारोह भी किया, सबको रिकॉग्नाइज किया, बुकलेट भी निकाली है। हाँ, हमने उसका 23 नवंबर को कार्यक्रम भी किया था, उनको सम्मानित भी किया था, और उसका आय व्यय का सारी आम सभा बुला करके उसका ब्यौरा भी रखा था। और किस तरीके से समाज को, देश को, युवाओं को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो बिजनेस की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, जबकि आज की जो है सारी अर्थव्यवस्था वो बिजनेस के इर्द गिर्द चलती है। और जो टेक्नोलॉजी के नए नए तरीके हैं पूंजी पैदा करने के, तो लोगों को उनकी तरफ जाना चाहिए। अपन यहाँ जो अपने खेती भी अभी लगभग 80% परंपरागत खेती हो रही है, जबकि इजराइल जैसे देश बहुत कम, अपने यहाँ से 10% पानी नहीं है, फिर भी वो अपने से 10 गुना ज़्यादा फसल ले रहे हैं। तो लोगों को चाहे काम कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, सरकारी सेवाएं सीमित है उसमें तो जा नहीं सकते हैं। तो लोगों को अपना स्किल डेवलपमेंट करते हुए, स्किल के बिना आप प्राइवेट सेक्टर में टिक नहीं पाते हैं। चाहे आप नौकरी भी देख लो, कोई सरकारी नौकरी में तो कोई पूछते नहीं है, जाकर के ड्यूटी कर ली आ गए, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाए तो वहाँ स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। तो हर फील्ड के अंदर स्किल चाहिए। बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती है, अभी काम करना बहुत आसान हो गया है, बैंकों के पास भी अभी बहुत पूंजी है, आम आदमी को मिल जाती है। पहले जब पैसा नहीं था तब बिजनेस करना कठिन काम होता था, लेकिन आजकल गाँव के लोगों को भी सरकारें दे देती है। अभी राजस्थान सरकार की एग्रो पॉलिसी थी कि आप खेत के अंदर उद्योग लगाओ, उसके अंदर सरकार 75% सब्सिडी देती थी, मतलब 2 करोड़ पर 1.5 करोड़ की सब्सिडी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और सरकार देती है। तो युवा पीढ़ी को कम से कम इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी आप सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, और आपकी पूछ होगी। और पारिवारिक परिचय के रूप में क्या बताना चाहेंगे? बच्चे वगैरह सभी एजुकेशन की ओर, परिवार, हाँ, एजुकेशन, बिजनेस सब? परिवार सारा बिजनेस लाइन में ही है हमारा। बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, बाकी भाई वगैरह बिजनेस लाइन में ही है। सारा हमारा किराना का कारोबार है, कैटल फीड का कारोबार है, तो ये सारा बिजनेस लाइन में है। चलिए सर, बहुत सारा धन्यवाद, और इसी तरीके से आपकी बॉन्डिंग हमारे साथ में बनी रहे, और हम युवाओं को, जनमानस को ऐसा प्लेटफॉर्म देकर अपनी वैचारिक समृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।